जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी प्रीवियस ईयर में टॉप क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिले कि कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पूर्व में। तो अगर आपने लेसन प्लान बनाए हैं बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड में, तो आप सभी को पता होगा कि उद्देश्य कथन कब आता है। वो आता है प्रस्तावना प्रश्न के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। जब भी हम लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले लिखे जाते हैं सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना प्रश्न, फिर उद्देश्य कथन, फिर शिक्षण विधि, बोध प्रश्न, उसके बाद श्यामपट्ट, सारांश और मूल्यांकन, फिर पुनरावृत्ति और अंतिम में होता है गृह कार्य। तो अगर आपने नोट नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो नोट जरूर कर लें कि कैसे कैसे आते हैं, किसके बाद क्या आता है। मैंने अभी बताया तो उसे आप पुनः सुन सकते हैं। तो उद्देश्य कथन कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अभ्यय, अभी या अभ्या? अभ्यागत शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अभी प्लस आगत। क्या होता है? अभी प्लस आगत, यानी इसमें अभी जो है वो उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? यानी बुद्धिहीन जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? मैं बिल्कुल बुद्धिहीन हूँ, यानी मैं अगर बुद्धिहीन हूँ तो यह मेरी क्या है? क्वालिटी है, यानी गुण है, तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। यानी विशेषण यानी विशेषता बता रहा है ना मेरी। अगर मैं कहूँ कि मैं बुद्धिहीन हूँ यानी मेरी विशेषता बता रहे हैं, यानी मैं कौन है? मैं जो है वो सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? शहद शब्द जो है वो है आगत शब्द, जिसे विदेशी या विदेशज भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं तद्भव की, तो तद्भव जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो हिंदी से पूर्व जितनी भी भाषाएं जिनके परिवर्तन स्वरूप हिंदी बनी है उनसे आते हैं और परिवर्तित होकर वे हिंदी में मिल गए हैं, तो वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वे कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, बट देशी ही हैं शब्द, वे देशज शब्द कहलाते हैं। और आगत विदेशी भाषा के शब्द आगत कहलाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। बट कहीं कहीं आपको शहद जो है वो तद्भव भी मिलेगा, क्योंकि देखो तद्भव और आगत दोनों में ही थोड़ा सा अंतर है। शहद को विदेशी भाषा का शब्द भी कहते हैं और तद्भव भी है ये। इसका जो तत्सम है वो क्या है? मधु। मधु, मधु का मतलब होता है शहद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो होता है मिर्ज़ापुर से, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इसके जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो पिछली वीडियो को अगर नहीं देखी है तो देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का या किलपैट्रिक का? तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था? यह मानना जो है या था वो था महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इसके अलावा वर्धा योजना भी प्रस्तुत की थी। कौन सी योजना? वर्धा योजना। और ये कब आई थी? 1937 में, ठीक है, प्रस्तुत की गई थी। इसे बेसिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, अन्य बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी इनमें से कौन सी प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षाभिनय प्रणाली?
देखो व्याकरण शिक्षण के लिए जो प्रणाली उपयुक्त हैं वो पहले वो देख लेते हैं। आगमन प्रणाली भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, निगमन प्रणाली भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, अव्यकृति प्रणाली भी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है, बट कक्षा अभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा अभिनय करके हम कैसे व्याकरण का ज्ञान सीखेंगे, सोचो तो थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काहेरी नलिनी तू कुम्ह लानी, तेरे ही नली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? जैसी, रैदास, कबीर या दादू? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो है कबीर दास, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। पंक्तियां बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो इसलिए पंक्ति को ध्यान से देख लो कि ये कौन सी पंक्ति है, और ये अगर रिपीट हुई तो आप सीधा इसका आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदिकाल की रचना है, यानी इनमें से कौन सी आदिकाल की रचना है? ए खरावट, छत्रसाल दशक, दीप शिखा या खुमान रासो? तो दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो रचित है अखरावट, वह भक्ति काल की रचना है। भूषण की जो रचना है छत्रसाल दशक, वह रीतिकाल की रचना है। और महादेव वर्मा की जो दीप शिखा है वह आधुनिक काल की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर जो इस हिसाब से आदिकाल की पूछा था, तो आदिकाल की जो रचना है वो है खुमान रासो, और यह किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का या कामदेव का? तो मुकुंद जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त जो केशव है, गोविंद है, पीताम्बर है, नारायण है, ये सभी के सभी विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? जिस वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी अलगाव का जो भाव होता है वो प्रकट हो, वहां आपादान कारक होता है। कौन सा कारक? आपादान कारक होता है, यानी इस वाक्य में जो है वो आपादान कारक है। क्योंकि देखो छत से ईंट गिरी, यानी जो छत से जो ईंट है वो अलग हो गई है, ईंट जो है वो छत से अलग हो गई है, यानी आपादान कारक है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाणु? देखो ये प्रश्न जो है वो यूपी टेट, सी टेट और पीएड एंट्रेंस एग्जाम से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों पे खासकर ध्यान देना है। डिटेल में मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा इनमें। ठीक है, कि पहले क्रम पर कौन सा रहेगा, दूसरे क्रम पर कौन सा रहेगा, या किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी जो बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इसमें कृषाणु जो है वो पहले नंबर पर होगा, उसके बाद होगा कृषक दूसरे नंबर पर, फिर जो क्रम है वो तीसरे नंबर पर होगा, और अंत में जो होगा वो होगा कलीब, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी? वनिता का जो अर्थ होता है वो होता है स्त्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए जंगल की, तो जंगल के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? कानन, अरण्य। ठीक है, तो ये जंगल के पर्यायवाची हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अणीय, ईय, रम या अणीय? देखो रमणीय शब्द जिन शब्दों से मिलकर बना है वो है रम और अणीय। क्या है? रम और अणीय, अणीय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लिख रहा है आपको? प्रत्यय जो है वो अणीय है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य शुद्ध है, यानी इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो है शुद्ध? मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या मोहन और गीता गा रही है? तो इसका आंसर तो आपको साफ पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा, कि मोहन और गीता गा रहे हैं, यही इसका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकाली या अभिक्रमित अनुदेशन? तो देखो शिक्षण पद्धति जो है वो किंडरगार्टन भी है, मॉन्टेसरी भी है, ड्रैकाली भी है, बट अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो शिक्षण पद्धति नहीं है। वो क्या है? वो शिक्षण प्रक्रिया है या शिक्षण विधि है। इसमें पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कैसे शिक्षा दी जाए वह बताया जाता है, वह समझाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्कुराए या आलोक पर्व? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है वो है चिंतामणि, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। माटी का फूल की बात की जाए तो यह रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। क्षण बोले कण मुस्कुराए, यह जो रचना है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। और आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है, यानी ऑप्शन जो 2 हमारा बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो सही अर्थ है वो कौन सा है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना?
तो चोर की दाढ़ी में तिनके मुहावरे का जो सही अर्थ है वो कौन सा है? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। सभी को पता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। हमें किसी शब्द का अर्थ बताना है, सबसे सही तरीके से उसे समझा पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी वाक्य प्रयोग जो है वो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है हमारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, यानी शुद्ध कौन सा है इनमें से? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत या बारात वसंत। तो जो बिल्कुल सही सही लिखा है वर्तनी की दृष्टि से वो है बारात और वसंत, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में 2 बार आया है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप कौन सा है इनमें से? इनमें से जो करपट का तद्भव रूप है वो है कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अगर कपूर, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड पेपर हो या फिर कंपटीशन, कोई भी अदर कंपटीशन का पेपर हो, उसमें भी कपूर का तत्सम रूप पूछा जाता है और अभी तक पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो कपूर का जो तत्सम रूप है वो है कर्पूर। क्या है? कर्पूर। तो ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में या 1974 में? राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन से सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्रकथन, पिष्ट कोण नहीं है, पिष्ट पेषण है। तो इसे काट के सही कर देता हूँ कि पिष्ट पिष्ट पेषण या फिर प्रस्तावना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है ना वो होता है पिष्ट पेषण, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। बस इसमें थोड़ी सी एरर होती है। तो देखो ये नॉर्मल चीज़ है, एरर होती ही रहती है, बट अगर उस गलती को ना सही किया जाए तो वो थोड़ी सी हानिकारक होती है। तो पिष्ट पेषण जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम यानी जगत, ठीक है, बट हमें वर्ड क्या दे रखा है? चराचरम दे रखा है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। देखो चराचरम का जो समास विग्रह होता है ना वो होता है चर और अचर। क्या होता है? चर और अचर। तो जहाँ और का लोप हो वह कौन सा समास होता है? जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो और का बीच में और का लोप हो, यानी गायब लगा हो, लगता हो, जैसे माता और पिता। माता पिता लिखते हैं ना, माता पिता, तो माता और पिता बीच में और लग सकता है ना। तो ऐसे ही जिसमें और का लोप हो वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष कहते हैं मांस रहित भोजन को, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें मोक्ष का इच्छुक की तो उसके लिए एक जो शब्द है वो है मोक्ष, मुमुक्ष, मुंह, मुंह और क्षत्रिय वाला क्षय। रात्रि में विचरण करने वाले के लिए जो एक शब्द है ना वो होता है निशाचर। निशाचर होता है, निशाचर, ठीक है। और मृत्यु का जो इच्छुक होता है, यानी मृत्यु की इच्छा करने वाले को जो बोलते हैं वो बोलते हैं मुर्मुषा। क्या बोलते हैं? मुर्मुषा, यानी ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धस्वर हैं, यानी इनमें से कौन सा अर्धस्वर है? यह वह, ई ऊ, ऋषि लय या ऋषि शह। देखो जो अर्धस्वर कहलाते हैं वो कहलाते हैं यह और वह वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें इनमें से किसकी, ई की बात कर ली हमने, तो ई च ऐसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसे बोलते हैं तालु। ऊ पै ओष्ठ होता है, ठीक है, ये नया है कुछ कि ऊ पै, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है। ऊ पै ओष्ठ होता है, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग पूरा का पूरा वो ओष्ठ होता है। ऋषि टै रैश मैंने आपको बताया था कि मूर्धन्य होता है, और लय तय रै से ये सारे के सारे दंत होते हैं। ऋषि मैंने आपको बताया मूर्धन्य होता है, और शय जो है ये भी मूर्धन्य व्यंजन है, यानी ऑप्शन जो 1 हमारा बिल्कुल सही है। अर्धस्वर जो है वो यह और वह है, तो यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महुर्मी का संधि विच्छेद है महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी और महत प्लस मर्मी। तो महुर्मी का जो संधि विच्छेद है वो है महा प्लस उर्मी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगर इसमें बात की जाए कौन सी संधि है तो इसमें है गुण संधि। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि है इसमें। और गुण संधि क्यों है? क्योंकि जब एक ही मात्रा हो, याद रखना है कि गुण संधि में एक ही मात्रा आती है छोटे की, ठीक है, ये वाली मात्रा, ओ की मात्रा आती है,
ठीक है, ओ की मात्रा आती है और अर वाला साउंड आता है, या अर वाला साउंड आता है। देखो महुर्मी, अर वाला साउंड आया ना, महुर और अर, ठीक है, तो अर वाला साउंड आया, या फिर ओ की मात्रा आ गई, तो मैं यहीं से पहचान लिया तुमने कि ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। तो वहाँ कौन सी संधि होती है, वहाँ गुण संधि होती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बल नव रघुवर विमल जसु, जो दायत फलचार। इसमें कौन सा छंद है, ये आपको मुझे बताना है। दोहा, सोठा, रोला या बैरवे। तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें जो छंद है वो है दोहा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में जो है वो 13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, यानी इनमें से कौन सा समष्टि का विलोम शब्द है। विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। देखो समष्टि का जो विलोम शब्द है वो है व्यष्टि, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें विशिष्ट की, तो विशिष्ट का जो विलोम शब्द है वो है साधारण। क्या है, साधारण। चलो सुविधा बता देता हूँ, साधारण है, ठीक है। अशिष्ट की बात की जाए तो इसका जो विलोम शब्द है वो है शिष्ट, ठीक है, ये वाला शिष्ट, ये इसका विलोम शब्द है कि शिष्ट, खाली शिष्ट बोल दो तो उसका विलोम शब्द अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो अपुष्टि है उसका भी विलोम शब्द जो होगा वो होगा पुष्टि, बस, ठीक है, पुष्टि पुष्टि, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो ऐसे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो से आपको तैयारी करने में थोड़ी सी आसानी होगी, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।